गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सत्यम जायसवाल, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बोल रखा है कि अब तक हम लोग कुलाम्स लॉ को पढ़ें। कुलाम्स लॉ से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स को समझा था। चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे कुलाम्स लॉ को ही, लेकिन इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना? तो कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज द नेसेसिटी। पहली बात, हम लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 से लेकर के पेज नंबर 17 तक आज कवर करेंगे। ठीक है ना? तो पेज नंबर 12 से लेकर के पेज नंबर 17 तक हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में क्या किस तरह से हम लोग उसको वेक्टर नोटेशन क्या होता है, कैसे इसको हमको वेक्टर में यूज करना होता है। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है और वेक्टर उसका वेक्टर फॉर्म में यूज करने का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है? तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं जैसे से पढ़ा रहा हूं आप वैसे वैसे नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है ना? नोट्स आप जितना पॉसिबल हो मेरे लेक्चर के थ्रू बनाइए ताकि आपको समझ में आए। और बार बार मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि वी हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी ओनली। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू चलना है? एनसीईआरटी के थ्रू चलना है। एनसीईआरटी की लाइन लाइन को डिकोड करना है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कुलाम्स लॉ या कुलाम्बिक फोर्स जो है, फोर्स कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको जब भी इस फोर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होगा तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू करना होगा। सिंपल अलजेब्रा से आप इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम सिर्फ किसी एक फोर्स की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है और किसी एक फोर्स की बात कर रहे हैं, अंटिल वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फोर्स, तब तक तो वहां सही है। वहां पे आप सिंपल, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं करना है। लेकिन जब आप बहुत सारे फोर्स को डील करेंगे कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको वहां पे कुलाम्स का वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो कुलाम्स का सिंपल फॉर्मूला क्या है? कुलाम्स का सिंपल लॉ क्या है? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है। अब जरा सोचिए कि ये F क्या बता रहा है। इट इज ओनली टेलिंग, यानी कुलाम्स का जो आप सिंपल लॉ देखे हैं उसमें आप क्या बताएं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इट इज ओनली अ मैग्नीट्यूड। ये एक मैग्नीट्यूड है भाई। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं करते, क्योंकि देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज बिल्ड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्लस डायरेक्शन। सिर्फ उससे नहीं बनता है, वो किससे किससे बनता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बनता है। तो यहां पे मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी हम लोग एफ की बात कर रहे हैं, सो एफ में भी रिटन एज व्हाट? एफ और आर कैप। ठीक है ना? तो ये आर कैप क्या है? व्हाट इज दिस आर कैप? दिस इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर या यूनिट पोजिशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर ही हम लोग बोलेंगे। यूनिट वेक्टर in direction of F एरो। ठीक है ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि आपका F की मैग्नीट्यूड 7 है या कुछ भी एक यूनिट है। ठीक है ना? X है या फिर वॉट एवर। ठीक है? और यूनिट वेक्टर इसने दे रखा है कि भाई वो फोर्स लग रहा है वो आर कैप के डायरेक्शन में लग रहा है। यानी मान लीजिए ये आर कैप है। ठीक है ना? और आपकी वैल्यू आ गई 7 जो भी है। तो आप क्या करेंगे? इस 7 का मल्टीप्लाई इस 8 से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस 8 का क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है ना? और यही क्या हो जाएगा? 7 आर कैप। ठीक है ना? एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स। ये यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने कुलाम्स लॉ से क्या निकाल लिया? कुलाम्स लॉ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और हम लोग अगर डायरेक्शन पता हो तो हम लोग डायरेक्शन क्या करेंगे? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन से, यानी यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एफ से उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। और ये जो फोर्स होगा, ये जो है वो कंप्लीट नोटेशन है। कंप्लीट नोटेशन इसी को बोल सकते हैं। यानी कि जब हमको एक से अधिक फोर्स के बारे में डील करना होगा तो हम लोगों को कुलाम्स लॉ किसमें पढ़ना पड़ेगा? इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कुलाम्स का जो सिंपल फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन पहले से सर्टेन है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। तो जब हम लोग इस पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे, और जब हम लोग इस पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए
यहां तक हो गया। अब हम लोग को समझना है कि आगे वेक्टर कैसे, वेक्टर फॉर्मूला कैसे, हम लोग वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करेंगे, कैसे हम लोग वेक्टर, क्या मतलब हुआ इस वेक्टर फॉर्म का, ठीक है ना। तो हम आपको बताएं यहां से कि कोई भी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर आर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन वेक्टर है, दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय द, ये आर उसका मैग्नीट्यूड और आर कैप क्या हो गया, डायरेक्शन। ये आर वही आर है जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस है, ये वही पॉइंट चार्जेस का आर है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पोजीशन भी लेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग फोर्स लगा रखेंगे तो वहां पे जो आर की वैल्यू रखेंगे वो भी हम लोग किस में रखेंगे, उसका भी डायरेक्शन पता होगा, तभी हम लोग इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। जो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है तो हम लोग इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं वेक्टर को और उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसके साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ये आप क्लास 11 में पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी डील विद द वेक्टर्स, हम लोग वेक्टर को कैसे डील करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अ वेक्टर इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कभी भी हमको कोई भी वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और साथ में क्या होना है, डायरेक्शन। तो मैंने बोला है वेक्टर को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग सिंपल वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे जरूरत है, ठीक है ना। तो सिंपल वेक्टर अलजेब्रा में क्या आपको मिलेगा कि पहले मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, क्योंकि कभी भी अ वेक्टर कैन बी डिनोट ओवर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर ही, तो कहीं कहीं तो स्पेस में तो दिखाएंगे, बिकॉज वेक्टर अगर डायरेक्शन बता रहे तो डायरेक्शन कहाँ है, स्पेस में तो होगा। स्पेस तो वहां पे क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, एक्स और वाई। अब आपने बना लिया, अब यहाँ पे कोई भी दो पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। ये दो पोजीशन क्या हो गया, दो अलग अलग पोजीशंस है, और इसको, इस पहले वाले पोजीशन को मान लीजिए हम ए बोलते हैं और दूसरे पोजीशन को बी बोलते हैं। तो पहले वाले पोजीशन का क्या हो गया, दिस मान लीजिए आर ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर बी हो गया, ठीक है ना। ये आर हो गया, आर बी हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन बिटवीन, अगर हम लोग बोले कि ए से बी की तरफ क्या डायरेक्शन है या बी से ए की तरफ क्या डायरेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको ऐसे निकालना है, ये दिस बोथ आर द वेक्टर्स, ये दोनों क्या है, वेक्टर है। तो अगर हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, कि बोला क्या है, कुलाम्स बोलता है कि ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगता है। तो ये अगर हम लोग इसकी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बी पे फोर्स पता करें कि बी पे कितना फोर्स है, तो लगा कौन रहा है, ए लगा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द ए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आर रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी आर बी टू द ए, यानी कि बी पे जो ए से लग रहा है, दैट मे बी रिटन एज आर बी, वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर A. This is how we will find the direction of the line joining of RBA. यही हो गया RBA, ठीक है ना। तो RA हमको पता है, ये पहला पोजीशन पता था, ये दूसरा पोजीशन पता है। दूसरे पोजीशन के रिस्पेक्ट में पहले पोजीशन का क्या पोजीशन है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग दूसरे पोजीशन का, इसके दूसरे का पोजीशन माइनस फर्स्ट के पोजीशन को रिड्यूस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए टू द बी। जो ए से बी को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। ये ए से बी तक का लाइन ज्वाइन करने वाला का पोजीशन वेक्टर है। सो हम लोग कुलाम्स लॉ को देखिए, हम लोग क्या बोल लेते हैं। यहां से एक बात और भी है, आर में बी रिटन एज व्हाट, आर बी ए में बी रिटन एज व्हाट, आर बी ए कैसे लिखा जा सकता है, ये डिस्टेंस क्या था आप लोग, आर था, तो डिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड हो गया और आर कैप उसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। सो आर बी ए में बी रिटन एज आर और आर कैप, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग कुलाम्स लॉ को कैसे लिखेंगे। तो F इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने बोला ये फोर्स किस पे डिपेंड करे, किसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पोजीशन वेक्टर आर पे, यानी इस पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा।
तो ठीक है, तो फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो आपका सिंपल था, जैसे हम लोग इसको वेक्टर बोलेंगे तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया ना, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे। तो किसका डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए क्या है, आर कैप, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन क्या है आपका, आर कैप। अगर आर कैप उसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, अगर उसका आर कैप डायरेक्शन हो गया तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि आर कैप, बस ये हो गया वेक्टर फॉर्मूला। अगर आपको कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इसमें जरूर लिखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इस तरह का कोई समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं, और यही तरीका होता है डिनोट करने का। मान लीजिए कोई फोर्स है, कोई 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है 1 और एक पॉइंट चार्ज ये है 2, ठीक है ना। तो इस पॉइंट चार्ज 1 का जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया आपका R1, ठीक है, और आपका ये हो गया R2, ठीक है ना। अब ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इस यहाँ पे मान लीजिए चार्ज Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज मान लीजिए क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। तो अब हम लोग को देखना, अगर ये है, निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2, Q2 पे क्या फोर्स लग रहा है। तो Q2 पे फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है F2, यानी Q2 पे और कहाँ किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, यानी F21, ठीक है ना। और इन द सिमिलर वे अगर हम लोग Q1 पे फोर्स निकालेंगे तो Q1 पे फोर्स किधर लग रहा है, किस पे लग रहा है Q1 पे फोर्स, F1, Q1 अगर है तो वो F1, और किसके द्वारा लग रहा है, तो F12, ठीक है ना। अच्छा, इनका पोजीशन हम लोग को देखना है, तो F12 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, F12 के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, F12 के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी F12 का जो डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ, या यूनिट वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर R1, ये वेक्टर है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और यूनिट वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ F12 बराबर उसका हो जाएगा R1 माइनस R2, दैट में बी रिटन एज व्हाट, R12, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ F21 इज इक्वल्स टू F2 माइनस R2 माइनस R1, दैट में बी रिटन एज R21। और याद रखिएगा ये दोनों अपोजिट होंगे ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको किस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, ठीक है ना, और ये इसको किस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट हुआ। अगर मान लीजिए रिपेल भी कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, उस तरफ धक्का देगा, और ये इसको किधर धक्का देगा, बाहर तरफ धक्का देगा, ठीक है ना। तो दोनों स्थिति में आर, ये दोनों यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R21 इज इक्वल्स टू माइनस R12, और जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे इसका अप्लाई करना है, हम लोग को किस तरह से हम लोग को समझना है कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 1.6 देखते हैं। चलिए, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure? तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, दिस इज स्मॉल l, एंड लेट अस सपोज इट्स सेंट्रॉइड इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, ठीक है ना। चलिए अगर हम एज्यूम करते हैं कि O पे सिचुएटेड है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड पे क्या है, L है, और दूसरा एक पे चार्ज, सब पे चार्ज कितना है, एक पे Q1 है, दूसरा Q2 है, और तीसरा क्या हो गया, Q3 हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन, इसका मतलब क्या है कि अगर Q1, Q2 और Q3 भी फोर्स है, और वो बोल रहा है कि सबका चार्ज इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू Q। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि
इसका डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमको फोर्स किस पे निकालना है, ओ पे निकालना है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, किसी एक चार्ज से, मान लीजिए Q1 से लेते हैं, Q2 Q3 किसी से ले लीजिए। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है, ये हमको डिस्टेंस r है और इस r की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हाफ कितना हो गया, ये पूरा कितना है, दिस इज कंप्लीटली l, तो ये कितना हो जाएगा, l/2 हो गया, ठीक है ना। तो r इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, r इज इक्वल्स टू मिल गया l/2, ठीक है ना। और l/2 क्या, cos थीटा, 1/cos 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री वाई, क्योंकि ये 60 डिग्री एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू l/2 √30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, सो r इज इक्वल्स टू l/√3। तो अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं f1, यानी कि अच्छा ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा और यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है ना। तो Q1 Q2 Q3 तीनों बराबर है, यानी f1 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू f3। तो हम लोग इस पे निकाल लेते हैं कि f1 f2 f3 की वैल्यू कितनी है। तो ये हो गया आपका f1 f2 f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लोग f की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सेंट्रॉइड पे हम लोग को क्या रखना है, चार्ज रखना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो दिस कैपिटल Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, l स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो दिस विल बी रिटन एज 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन l स्क्वायर। तो ये हो गया f, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, f1 इज इक्वल्स टू f2 एंड इज इक्वल्स टू f3, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग को करना क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो जरा सोचिए, एक और हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड पे एक फोर्स लगा रहा है किस तरफ, अगर दोनों का चार्ज सेम है तो एक इधर लगा रहा है फोर्स, एक इधर लगा रहा है फोर्स, ठीक है ना, और एक इधर लगा रहा है। तो इन लोगों के बीच में क्या हो गया, 120 डिग्री सबके बीच में, ठीक है। दिस इज ऑल 120 डिग्री, 120 एंड 120, ठीक। अब यहाँ से क्या मिल गया, दिस इज ऑल्सो 120 एंड 120, f1 f2 एंड f3। यहाँ पहले क्या करेंगे, ये f2 और f3 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो f2 और f3 का रिजल्टेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ कैसे निकालेंगे, मान लीजिए f2 3 हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, दैट मे बी रिटन एज व्हाट, f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2 f2 f3 cos थीटा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि f2 और f3 की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल्स टू f, और इनके बीच में थीटा कितना है 120 डिग्री। तो f2 f3 बराबर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f2 f3 इज इक्वल्स टू, दोनों f के बराबर है, यानी f इंटू एफ दैट इज इक्वल्स टू f स्क्वायर, यानी फिर से 2f स्क्वायर cos 30, ये कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, ठीक है ना। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ cos 120 इज -1/2। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया 2f स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो गया -f स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। cos 120 इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, दैट मे बी रिटन एज व्हाट, f स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, f के बराबर हो गई। और f1 की वैल्यू, यानी कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद रिजल्टेंट में क्या हो रहा है कि उस तरफ f2 और f3 मिला करके क्या लगा रहे हैं, f23, और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, f23 इज इक्वल्स टू f, और नीचे के साइड में क्या लग रहा है f1, एंड f1 इज इक्वल्स टू आल्सो f। सो यानी कि दोनों f बराबर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 0, यही आंसर है आपका। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 0, तो आंसर इज 0। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, F नेट कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
दिस इज असाइनमेंट 04 और इसमें आपको हर पॉइंट P पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है और हर पॉइंट P पर Q चार्ज सिचुएटेड है और अदर वर्टिसेस पे स्मॉल q है और डिस्टेंस मैंने दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्क्वायर और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको फाइंड आउट करना है फोर्स इन टर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उस टर्म में, और Q1 कैपिटल Q इसके फॉर्म में आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समझा कि किस तरह से कूलम्ब्स को वेक्टर फॉर्म में यूज किया जा सकता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे डील करते हैं हम लोग, और साथ में उसके एप्लीकेशंस को भी हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए, तो अब मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग आज पेज नंबर 12 टू पेज नंबर 17 कवर किए हैं और ऐसे ही हम लोग पेज टू पेज कवर करते चले जाएंगे। एनसीईआरटी का एक भी कोना, एक भी पेज नहीं बचना चाहिए। साइड बुक को साइड में ही रखिए, एनसीईआरटी को ही आपको प्रेफर करना है, एनसीईआरटी को ही स्ट्रांग बनाना है। अगर आप एनसीईआरटी को स्ट्रांग बना लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके लिए फिजिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जिस फिजिक्स को लेकर के लोग काफी परेशान रहते हैं वो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी को संपूर्णतः फॉलो करते हैं। कंप्लीटली अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपका फिजिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन लाइन को डिकोड करना है और मैं हूं आपको डिकोड कराने के लिए, मैं कंप्लीटली आपको डिकोड करा दूंगा। आपको कहीं से कोई समस्या नहीं बचेगी, कोई शिकायत नहीं रहेगा एनसीईआरटी से। कई ऐसी समस्या होती है कि सर इसमें ऐसा चीज लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कतई नहीं है। आप जो टॉपिक, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, अगर उसके बाद भी आपको एनसीईआरटी कोई लाइन समझ में नहीं आई, किसी तरह के एक स्टेटमेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको उस एनसीईआरटी की लाइन का मतलब जरूर समझाऊंगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी इज बिल्ड बाय द साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर्स दोज हैव एक्सपीरियंस मोर देन 20 years 30 years। तो जिनका 20 years 30 year का एक्सपीरियंस है वो एनसीईआरटी बनाते हैं। तो कभी आप एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आज आपसे विदा लेता हूं और कल फिर हम लोग मिलते हैं और कल एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। और आज के लिए इतना ही, चलिए तब तक